नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं सुनील कुमार और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक। तक्षक साहब, राजनीति गर्मा गई ही है। भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई हिमाचल प्रदेश, लेकिन प्रवेश से पहले ही झटका लगा कांग्रेस को और पंजाब में एक और बड़े कांग्रेसी दिग्गज लीडर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्या कहेंगे आप इस पर? ठीक बात है सुनील। आज पंजाब से भारत जोड़ो यात्रा ने हिमाचल में प्रवेश किया। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र से होती हुई ये वापस आज पंजाब पहुंची है। लेकिन इस यात्रा के हिमाचल में प्रवेश करने से पहले पंजाब में कांग्रेस को सचमुच एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। वो प्रकाश सिंह बादल की सरकार में भी वित्त मंत्री रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में भी वित्त मंत्री रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में वो जीत नहीं पाए थे और आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद से मनप्रीत बादल कांग्रेस में सक्रिय नहीं थे। वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी कहीं नजर नहीं आए जी। और सच बात उनकी पार्टी छोड़ने की जो है वो ये है कि मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ उनकी बनती नहीं है। वो उसी क्षेत्र से आते हैं दोनों, और ऐसी सूरत में मनप्रीत बादल को ये लगा कि भाजपा में शायद उनका भविष्य और बेहतर हो सकता है। तो आज उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। बिल्कुल तक्षक साहब, उन्होंने पार्टी छोड़ी, दूसरी में शमूलियत की और शेरो शायरी के साथ बात कही कि मैं ऐसे शेर से राजनीति में मिला कि उन्होंने पंजाब के हित की भी उनसे मिलकर बातें की, गृह मंत्री की बात की। लेकिन भाजपा छोड़कर कई कांग्रेस में गए। आया राम गया राम की राजनीति सालों से चली आ रही है। चुनावों के वक्त अक्सर ये देखने को मिलती है। लेकिन हमारी जो टेक्निकली टीम हमें बता रही है कि इस वक्त जो कांग्रेस छोड़कर विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे पवन काजल, कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र 16 नंबर पड़ता है हिमाचल में, वहां से विधायक हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। काजल साहब, पंजाब केसरी पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी नमस्कार। काजल साहब, भारत जोड़ो यात्रा पहुंची हिमाचल में सरकार बनने के बाद और कांग्रेस ने लीडरों ने खूब स्वागत किया, लेकिन झटका लगा पंजाब से भाजपा में शामिल हो गए हैं पंजाब सरकार के वक्त के वित्त मंत्री रहे मनप्रीत सिंह बादल। तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी किसी वक्त कांग्रेस में थे और चुनावों से पहले ही आप भाजपा में शामिल हुए? ऐसा है, जो आने वाला कल है जी, वो भारतीय जनता पार्टी का है। पूरा देश बदल रहा है जी, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत एक हो रहा है जी। यही कारण होगा। मनप्रीत सिंह बादल जी ने आगे का सोचा होगा, आने वाला कल का सोचा होगा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती जा रही है भारतीय जनता पार्टी जी, क्यों ना उसको बनाए जैसे कि मैंने बनाया। तो जो कल है वो भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में अब वर्तमान में आप हैं, तो अभी जो आपके विधानसभा के लोग हैं, तो आपसे तो पहले भी काफी उम्मीदें और काफी उनका आप पर आशीर्वाद रहा और आप फिर से विधानसभा पहुंचे। तो अब आने वाले दिनों में जो आपके विधानसभा क्षेत्र जो 16 नंबर हिमाचल में पड़ता है, कांगड़ा, तो वहां पर क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ योजनाएं जिन पर काम चल रहा है? हाँ, देखिए, एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी है आपके माध्यम से, मैं अपनी विधानसभा की जनता का जी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे लगातार तीसरी बार जिता के और भारी बहुमत से जी जिता के भेजा जी। और उनके लिए जो हमारे कंस्टिट्यूएंसी में जो भी काम होंगे, डेवलपमेंट के होंगे, दूसरे होंगे, वो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं जी। हम पानी, हर घर को पानी के लिए काम कर रहे हैं, हर घर तक सड़क पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं जी। और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा पर्याप्त मिले उसके लिए विकास कर रहे हैं जी। अच्छा, दूसरी तरफ काजल साहब, लगातार जयराम साहब भी कह रहे हैं कि भेदभाव की भावना से काम कर रही है सुक्खू सरकार। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने तो दोनों पार्टियां देखी हैं और भी देख भी रहे हैं। ऐसा है, मैंने तो दोनों किया। मैं तो
अलग अलग सिंबल पे अलग अलग चुनाव जी, लड़े। बिल्कुल। पहला चुनाव जो मैंने लड़ा 2012 में इंडिपेंडेंट, जी। 2017 में मैंने कांग्रेस से लड़ा और अब 2022 में मैंने भारतीय जनता पार्टी से लड़ा और जनता का सहयोग मुझे मिला, बहुमत मुझे मिला। जी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब जो भी मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिला है, जी। तो अभी तक तो इनकी सरकार बनी है। अब ये जनता की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतर पाते हैं जी। कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर मुझे तो लगता है थोड़ा सा वक्त इनको देना चाहिए। अब ये क्या करते हैं जी। अभी तक तो 1 महीने में इनसे अपनी कैबिनेट ही बना पाए हैं, आगे क्या करते हैं देखना है। चलिए काजल साहब, बिल्कुल देखने वाली बात ही होगी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए और कुछ अहम सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। तो तक्षक साहब, आपने भी सुना कि क्या कुछ काजल साहब ने कहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब यात्रा जो है पंजाब, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, अब उत्तर भारत में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जा पहुंचेगी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर। और वहां की जो प्रवक्ता हैं दीपिका पुष्कर, तो उनका पार्टी छोड़ने का जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इससे पहले गुलाम नबी आजाद, तो कैसे देखते हैं इस चीज को, राजनीतिक बदलाव जो हो रहा है 24 से पहले का? ठीक कह रहे हो सुनील कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाली है जी। और इससे पहले ही कांग्रेस की प्रवक्ता हैं दीपिका पुष्करनाथ, उन्होंने भी कांग्रेस आज छोड़ने का ऐलान कर दिया और इसकी वजह पूर्व मंत्री लाल सिंह हैं। आपको ध्यान होगा कि जम्मू कश्मीर में 2018 में कठुआ में एक सामूहिक दुष्कर्म कांड हुआ था, तो जो आरोपी थे उनके समर्थन में लाल सिंह ने न केवल समर्थन किया था, उनका बयानबाजी की थी उनके पक्ष में, बल्कि उनके समर्थन में निकाली गई एक रैली में भी हिस्सा लिया था। तो अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व मंत्री लाल सिंह को शामिल होने की अनुमति देने से कांग्रेस के प्रवक्ता दीपिका पुष्करनाथ नाराज थी। उनको ये गवारा नहीं था कि बलात्कार के आरोपियों का समर्थन करने वाले पूर्व मंत्री को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल किया जाए। उन्होंने कांग्रेस छोड़ते हुए कहा कि उनके पास ऐसे में कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अच्छा, दूसरी तरफ बात आज शुरू हुई थी पंजाब से हिमाचल तक पहुंची और फिर जम्मू तक पहुंच रही है। बात करूंगा जिनके साथ भाजपा का कभी गठजोड़ था, पीडीपी की जी। महबूबा मुफ्ती पूर्व सीएम रही जम्मू कश्मीर में और अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रही हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? सियासी उठापटक 24 को लेकर या सियासी जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजनीति हो रही है या भविष्य कुछ और नजर आ रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया है जी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूती देने के लिए पार्टी के पास इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी जो नफरत की राजनीति है उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और हजारों लोग उनके साथ चल रहे हैं, तो हम भी इस यात्रा का स्वागत करते हैं। उनका ये भी कहना था महबूबा मुफ्ती का कि जो सांप्रदायिक राजनीति का सबसे ज्यादा खामियाजा जम्मू कश्मीर ही भुगतता रहा है। ऐसे में राहुल गांधी अगर जम्मू कश्मीर आते हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए, एकता और सौहार्द के लिए, तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं सुनील ये कहूंगा कि महबूबा मुफ्ती ने स्वागत नहीं किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में तो पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए थे। उन्होंने न केवल राहुल गांधी के साथ गले मिले बल्कि उनकी यात्रा में भी उन्होंने उनके साथ चहलकदमी की थी। उन्होंने राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी को भी गले लगाया था। तो जम्मू कश्मीर में भाजपा जो है वो ना फारूक अब्दुल्ला उनके साथ आगे कोई समझौते की संभावना है, ना महबूबा मुफ्ती की उनके साथ कोई समझौते की संभावना है। ऐसे में राहुल गांधी के तरफ चुनाव से पहले दोनों ही बड़ी पार्टियों की नजदीकियां दिखाई देने लगी। जी, लेकिन पार्टियों के नजदीकियों के साथ निष्कर्ष पे बात करूंगा, फिर कुछ और मेरे पास सियासी सवाल हैं जो जिनका जन सरोकार से सीधा नाता है, उन पर आऊंगा। लेकिन आज की इंदौरा में हुई इस जनसभा का आप सियासी निष्कर्ष क्या निकालते हैं? क्योंकि विपक्ष तो फिर भी जवाब जो है और बयान जो है, प्रतिक्रम जो है, वो गर्मी ही दे रहा है। देखिए सुनील, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है भाजपा जी, वो कांग्रेस के पक्ष में कैसे बोल सकती है? जी जी बिल्कुल। राहुल गांधी आज हिमाचल प्रदेश में इंदौरा विधानसभा क्षेत्र से प्रवेश किया। वो करीब 24 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में पैदल चले। काठ घाट मंदिर में उन्होंने शीश नवाया और उन्होंने कहा कि मैंने बढ़ती बेरोजगारी,
और जो मजदूर वर्ग का दर्द और अग्निवीर योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फैसला लिया था। मुझे हिमाचल प्रदेश में आके ऐसा लगा कि हिमाचल के लोग पहाड़ जैसे मजबूत हैं। उनका ये भी कहना था कि ये जो अग्निवीर योजना है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोग सेना में अपना जो है योगदान देते हैं और उनके साथ इस यात्रा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य चले और उन्होंने कहा हिमाचल आकर उन्हें शांति मिलती है। यहाँ के लोग पहाड़ जैसे मजबूत तो हैं लेकिन बहुत शांत हैं, स्नेही स्वभाव के हैं। और ये 25 किलोमीटर यात्रा उन्होंने हिमाचल में पूरी करके वो पंजाब में प्रवेश कर गए फिर से। अच्छा तक्षक साहब, इस यात्रा में महिलाओं को 1500 रुपए जो देने की बात कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कही थी, वो भी मुख्य मुद्दा ही रहा, सबकी नजर रही। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले बजट सत्र से पहले उस योजना पर एक सब कमेटी बनाई गई, क्या हो जाएगी लागू, मिल जाएंगे महिलाओं को 1500 रुपए? मैं इससे पहले सुनील आपसे ये कहूँ कि जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रोग्राम तय किया गया था, उसमें आपको ध्यान होगा कि हिमाचल को शामिल नहीं किया गया था। ये हिमाचल में जब सरकार बन गई है कांग्रेस की, उसके बाद उस यात्रा में हिमाचल को शामिल किया गया। हालांकि पंजाब के साथ लगते एक छोटे से इलाके में राहुल गांधी गुजरे हैं, लेकिन उनका ये था कि राहुल गांधी का ये कहना था कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पर बड़ी जीत दर्ज की है हिमाचल में। यानी कि सरकार बनने के बाद उन्होंने हिमाचल को अपनी इस यात्रा में शामिल किया है और इस यात्रा के दौरान वहाँ जो लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता और दूसरे जो आम लोग शामिल थे, उनमें भी एक सवाल जो अभी आपने पूछा है कि महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक मदद कब मिलेगी, तो ये पहले भी अपनी चर्चा हो चुकी है। मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हम 1500 रुपए 18 साल से ऊपर की महिलाओं को देने का अपना जो वादा है वो हम पूरा करेंगे और इस संबंध में हमने कैबिनेट सब कमेटी गठित कर दी है जो स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अगुवाई में है। इस कमेटी में 2 और मंत्री जो शामिल किए गए हैं, उनमें चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह हैं। ये इस कमेटी को 30 दिन में रिपोर्ट देनी है। लेकिन सुनील, मुझे ऐसा लगता है कि तमाम महिलाओं को तो 1500 रुपए महीने आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इसमें कुछ क्लोज और जोड़े जाएंगे। जैसे अगर किसी महिला को पहले से ही पेंशन मिल रही है, वो चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वो मतलब उसके पति के मौत के बाद सैनिक के नाते पेंशन मिल रही हो या कर्मचारी की विधवा के नाते मिल रही हो, उनको इस योजना का लाभ शायद ना मिले। और धनीराम शांडिल साहब ने ये भी साफ किया है कि इसमें जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रह रहे हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं, उनको ये मदद दी जाएगी। और अब जब कैबिनेट सब कमेटी मुख्यमंत्री के सामने 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट रखेगी, उसके बाद ही इस पर कुछ फैसला हो पाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वक्त के साथ बातें बहुत सी चलती हैं, लेकिन अब बात चली है बागवानों के हक की। तो जगत नेगी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, और भी कई जिम्मेदारियां उनके कंधों पर जो हैं कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने डाली हैं। तो उन्होंने जो बात कही है बागवानों के हित में, आपको क्या लगता है कितनी कारगर साबित हो? जो जगत प्रकाश अपने जो नेगी साहब हैं, जगत सिंह नेगी, वो दौरे पर थे। उन्होंने बहुत से बागवानों से उनके समस्याओं को लेकर बात की है। उन्होंने साथ ही ये कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश को एक फल राज्य के रूप में विकसित करना चाहते हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अलावा मध्यम ऊंचाई और नीचे के जो क्षेत्र हैं, उनमें भी हम फल पौधों को बढ़ावा देंगे ताकि फलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। उन्होंने मौसम्बी और अनार का जो उत्पादन होता है, जो परियोजना है, उसका भी जायजा लिया। लेकिन उनका जो ज्यादा फोकस था वो इसी बात पर था कि सेब उत्पादक राज्य को दूसरे फलों के उत्पादन के मामले में भी अग्रणी राज्य के रूप में लाया जाना चाहिए। और बागवानों से कहा है कि उनकी जो समस्याएं थी उनको हल प्राथमिकता के आधार पर सरकार हल करने की कोशिश करेगी और ज्यादा से ज्यादा फलों के उत्पादन की कोशिश की जाएगी, ताकि हम जो सोच रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के रूप में विकसित करें, उस मकसद में हम कामयाब हो सके। जी बिल्कुल। सत्ता में आने से पहले सुक्खू साहब से भी मैंने यही सवाल किया था, काफी लीडरों से ये सवाल किया था कांग्रेस के, तो उन्होंने बात कही थी। लेकिन ये बात सबसे अहम है तक्षक साहब, यहाँ पे समझने वाली बात ये एक और भी है बागवानों के साथ साथ, कि जो चीजें हिमाचल में उगाई जाती हैं, फल, सेब की आपने बात की, एक ही सेब पर बात करता हूं, तो हिमाचल के जितने भी बॉर्डर एरिया हैं जहां पर आकर बागवान अपने फलों को बेचते हैं, और अगर वही सेब किसी दूसरे राज्य में अगर हम लोग रेसो निकाली जाए, जो मंडियां हैं या दुकानदारों तक जो पहुंच है, उसके बाद घरों तक जो पहुंच है, तो दिल्ली हो गया,
पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जो आसपास के राज्य हैं, या जम्मू हो गया, तो वहां पर सेबों की कीमत हिमाचल में जो कीमत होती है उससे कम होती है, लेकिन हिमाचल में जो है कीमत अक्सर ज्यादा देखी जाती है। खैर, ये तो सरकार और संबंधित प्रशासन के काम का विषय है। हम तो सिर्फ उनके संज्ञान में ला सकते हैं ताकि अवाम की बात उठा सकें। फिलहाल कुछ अहम सवालों का जवाब देने के लिए तक्षक साहब बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सुनील जी।